तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन का सीएम फेस, ये क्लियर हो चुका है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने इसका ऐलान किया और उसके बाद तेजस्वी ने सीएम फेस बनने के बाद, यानी कि उम्मीदवार उन्हें बना दिया गया एक तरह से सीएम कैंडिडेट। उसके बाद उन्होंने अपना पहला भाषण भी दे दिया। उस पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त न्यूज़ रूम में सभी हमारे मेहमान मौजूद हैं, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। प्रभात जी, क्या महागठबंधन का सीएम फेस और डिप्टी सीएम फेस मुकेश सहनी, ये क्लियर होने के बाद महागठबंधन की जितनी भी परेशानियां थी खत्म हो गई? मेनका परेशानी अभी शुरू हुई है, ये शुरुआत है। बीच मझधार में है परेशानी। आप अगर ये देखें कि तेजस्वी को सीएम फेस बना दिया गया, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे, ये महागठबंधन अशोक गहलोत ने कहा है जी। दिल पर पत्थर रख के मुंह पे मेकअप किया है। ये जो चल रहा था ना महागठबंधन में पिछले करीब करीब महीने भर से, तो ये इसी तरीके से है कि महागठबंधन ने दिल पर पत्थर रख के तेजस्वी के नाम पे सहमति जताई है। कांग्रेस कतई तैयार नहीं थी और इसी बात पे इन लोगों की बात अटकी भी पड़ी थी कि महागठबंधन में सीएम फेस कौन होगा। आरजेडी शुरू से कह रही थी कि सीएम हमारा होगा, हम इसी बात पे। और जो पिछली मीटिंग्स हुई थी, इनकी 2-3 मीटिंग हुई थी, जिस दिन राउज एवेन्यू कोर्ट में तेजस्वी पे आरोप तय हुए थे, उस दिन भी मीटिंग थी। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मीटिंग शेड्यूल थी, हुई नहीं। सवाल ये है कि डील क्या हुई? आप ये तो बता रहे हो कि पत्थर रख के कांग्रेस ने कर दिया, लेकिन अंदर की बात क्या निकल के आ रही कि डील क्या हुई होगी कांग्रेस में? अशोक गहलोत और तेजस्वी में बंद कमरे में क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई? मयंक, आपको लग रहा है कि डील के लिए अब कोई उम्मीद बची थी? डील आप क्या करते हैं? आपने सीएम आरजेडी को दिया, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को दिया जो 17, 18, 20 सीटों पे लड़ रहे हैं। आप 70 सीटों का दावा कर रहे थे, आप 60 से ऊपर मानने को तैयार थे कि 60 से ऊपर आप जो भी दे दो मैं मान जाऊंगा। तो अब डील की गुंजाइश बची कहाँ है? नॉमिनेशन सारे हो चुके हैं। यहाँ पर ये माना जाएगा कि तेजस्वी की चली है, क्योंकि आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फोटो लगती है सिर्फ तेजस्वी की। इतना बड़ा फैसला तेजस्वी ने क्या अपने मन से ले लिया? तेजस्वी ने अपने मन से फैसला नहीं लिया है, लेकिन आरजेडी जो अपर हैंड अपना रखना चाह रही थी, जो मतलब वन साइडेड डिसीजन जो हो रहे थे, तेजस्वी उसमें कामयाब रहे हैं। कांग्रेस की एक नहीं चली है। कांग्रेस फिर से अपने उसी 2020 वाले रुख पे आ गई है कि उसको जो भी मिल जाए वो भागते भूत की लंगोट भली है, जो एक कहावत है ना। कांग्रेस उसी हालत में है बिहार में आज भी। राजन के पास भी कुछ जानकारी है, राजन के पास चलते हैं। बात दरअसल ये है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जितना खराब किया है इस चुनाव को, महागठबंधन जितनी बार निगेटिव चर्चा में आया, कुछ एक नेताओं की वजह से, चाहे वो अल्लावरू हैं जो प्रभारी हैं, चाहे वो पप्पू यादव हों जो निर्दलीय सांसद हैं, कांग्रेस के तो नहीं है, लेकिन वो बार बार कहते रहे। आज भी सुबह उन्होंने कहा कि चुनाव में वोट राहुल गांधी के चेहरे पे मिलेगा। मतलब तेजस्वी को, मैं बता रहा हूँ, कहा वोट राहुल गांधी के ही नाम पे मिलेगा, राहुल गांधी के चेहरे पे मिलेगा, तेजस्वी का चेहरा लगाने से काम नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस के नेताओं ने जितना उसको नुकसान पहुंचाया है, 3-4 नेताओं ने। गहलोत क्यों गए आखिर? सवाल ये है कि गहलोत को आखिरकार क्यों भेजना पड़ा? गहलोत खुद विवाद में है, राजस्थान में लेकर, ठीक है। अब चूंकि अनुभवी नेता हैं और ऐसे नेताओं जिसको हम लोग घाघ भी कहते हैं कई बार ना, तो घाघपना कई बार काम आता है। पिछली चर्चा में भी मैंने यही कहा था, महागठबंधन में और कौन सा चेहरा आपको दिखाई देता है जो मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश करता है? तेजस्वी के अलावा कौन है? किसी भी पार्टी से आप नाम लेके बताइए। इसी पर तो सवाल था कि आखिर तो डर क्या है? डर ये है, कांग्रेस का अपना डर ये है कि अगर कांग्रेस समय से घोषणा कर दे तो महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। कई बार ऐसा लगता है कि कांग्रेसी ही महागठबंधन की सरकार नहीं चाहते, इसलिए बहुत देर तक उलझाए रखना चाहते हैं। नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना, आप महागठबंधन का हस्र, जब भी महागठबंधन बना है आप हस्र देखिए ना। महागठबंधन में 2018 की बेंगलुरु रैली का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, कई बार किया है हमने। बेंगलुरु में क्या हुआ 2018 में? आज भी कमोबेश वही हालत है कि 10 मतलब भाई जितनी पार्टियां नहीं है उससे ज़्यादा तो चेहरे फ्रंट लाइन में बैठे हुए हैं। 2018 में बेंगलुरु रैली में यही हुआ कि फ्रंट लाइन में कौन होगा, इसी को लेके
कवायद आपकी चली और ठीक है, वहाँ पे आपने यूनिटी दिखाई। 2019 चुनाव से पहले ध्वस्त हो गया महागठबंधन। 2023 में पटना में रैली हुई महागठबंधन की, और संयोग से जिस दिन पटना की रैली थी मैं पटना में ही था। पूरा शहर लग रहा था जैसे महागठबंधन ही महागठबंधन है, एनडीए है ही नहीं। लेकिन 24 चुनाव से पहले क्या हुआ? तो आप पेस तो पकड़ते बड़ा अच्छा है मयंक, महागठबंधन के साथ यही एक परेशानी है कि पेस अच्छा पकड़ते हैं, लेकिन फाइनल मैच आते आते जो है आप धराशायी हो जाते हैं। तो मयंक, तो क्या माने, जितने चेहरे दिखे, पहले तेजस्वी अकेले तस्वीर में थे, सुबह बहुत विवाद हुआ, बहुत सारी खबरें आई, जिसकी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त भी बदलना पड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 दर्जन लोग बैठ गए, पहली पंक्ति में 12 हैं, पीछे भी 12 हैं, लगभग 2 दर्जन हैं। और उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि पिक्चर क्लियर हो गया। क्लियर हुआ या यहाँ से परेशानियों का पिक्चर क्लियर हुआ? दिखाया जा रहा है। हाँ, देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस और आरजेडी इसके आरजेडी के बीच में बहुत, हाँ, फ्रेंडली फाइट तो कुछ नहीं होता राजनीति में। फ्रेंडली फाइट की बात हमेशा, हाँ, वो वोट काटते हैं, सामने वाला उम्मीदवार जो है वोट काटेगा ही। लेकिन 2 बातें हैं इस पीसी के बाद, मुझे 2 बातें पॉजिटिव लग रही हैं। हर पक्ष के पहलू के 2 पक्ष होते हैं, 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। 2 चीज़ें पॉजिटिव हैं कि कम से कम महागठबंधन को अब एक क्लियर कट सीएम फेस मिल गया है, ये एक क्लैरिटी आई। इसका नुकसान भी होगा और फायदा भी होगा, दोनों चीजें होगा। जैसे प्रभात जी कह रहे थे कि इसका नुकसान भी हो सकता है कि तेजस्वी को लेकर एक, हाँ, बैगेज भी है पीछे। अब इसका लाभ यही होगा, जो फ्रेंडली फाइट की बात है ना, अब जो फ्रेंडली फाइट की बात है, कांग्रेस के उम्मीदवार जिन जिन सीटों पे फ्रेंडली फाइट में हैं, उनका हारना करीब करीब तय हो गया इससे। तो ये बात तो कही। अब लोगों के पास एक चेहरा है कि हाँ, तेजस्वी हमारा मुख्यमंत्री है। जहां भी उलझन थी कल शाम तक कि कौन होगा, कांग्रेस कौन, तेजस्वी होंगे कि नहीं होंगी। अब देखिए, इसमें 2 चीज, एक मजबूती इससे भी है कि एनडीए के पास अब तक चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री का। अक्सर हम लोग देखते हैं कि एनडीए मुख्यमंत्री का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ती है, लेकिन जिस राज्य में एनडीए फंस रही होती है उसे लगता है कि नहीं, अगर एक चेहरा देंगे तो दिक्कत हो सकती है। कहीं कहीं 4-4, 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री के चेहरे होते हैं एनडीए के पास। तो ऐसे में जहां भी फंसने वाली स्थिति होती है, एनडीए वहां चेहरा चुनाव के बाद इस पे आपके पास आता हूं मैं। इसी में देखिए, सबसे बड़ी बात है, पहली बात तो चेहरा क्लियर हो गया, पहली पॉजिटिव बात। दूसरी पॉजिटिव बात, ये पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी कहिए, अब महागठबंधन की तरफ से सबसे बड़ा सवाल ये होगा, हमने तेजस्वी को घोषित कर दिया, आप नीतीश को करेंगे क्या? और यहाँ पे चक्रव्यूह में यहाँ पे उलझन है बीजेपी के लिए। ये प्रभात जी से इसका आंसर लेंगे। प्रभात जी, एक सवाल और है, इसी के साथ ही आप जवाब दीजिएगा कि क्या चक्रव्यूह है एनडीए के लिए, या एनडीए ने भी ये मैसेज क्लियर किया हुआ है? और दूसरा कि तेजस्वी के पीछे बैगेज बहुत है, क्या हमला एनडीए की ओर से अब और ज्यादा प्रबल होगा? बिल्कुल, आप 2 चीजें हैं यहाँ पे। एक तो पहला, मैं जो राजन जी कह रहे थे उस पे आता हूँ। भाई, कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो विवाद था, मुख्यमंत्री पद के चेहरे के अलावा एक दूसरा जो अहम विवाद है वो ये था सीमांचल की सीटें, और इसका खामियाजा आरजेडी को सीमांचल में भुगतना होगा। इनको लग रहा है कि बहुत फ़ायदा हो गया, तेजस्वी को चेहरा बना दिया तो सीमांचल में जो कांग्रेस का वोट है वो हमारी तरफ आ जाएगा। नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक तीसरा प्लेयर भी है सीमांचल में, ओवैसी, जिसको कि आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पिछली बार सीमांचल के नतीजों को खराब करने में ओवैसी की पार्टी का बहुत बड़ा योगदान था। इस बार भी वो फैक्टर काम कर रहा है काम। वो आपको दिखेगा। काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती। नहीं, बात आपकी सही है राजन जी कि काठ की हांडी। बिहार के वोटर बहुत समझदार हैं, तो या तो भाई आप देखिए, नहीं, बिल्कुल आप जो, मतलब अभी आप जो चाहें वो कह सकते हैं, लेकिन आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कि आप ओवैसी वाले फैक्टर को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं वहाँ पे, खासतौर पे सीमांचल के इलाकों में जो 26 से 28 सीटें हैं सीमांचल में। कांग्रेस ने सीमांचल में उनसे डिमांड यही की थी कि भाई 26 में से आप 16 हमको दे दीजिए, जहाँ पे कि मेरा अपना इक्वेशन जो है एमडी, मतलब मुस्लिम एंड दलित इक्वेशन जो हमारा प्रोमिनेंट है, आप वो 16 सीटें आप दे दीजिए। तेजस्वी वहाँ तैयार नहीं हुए, और तो जब तेजस्वी आपकी बात पे तैयार नहीं हुए तो आप उनकी बात सीएम फेस पे आप तैयार नहीं हो रहे थे।
अभी सीएम फेस पे आपकी बात आ गई है, लेकिन अब कोई कोर्स करेक्शन नहीं बचा है ना कि आप सीमांचल की सीटों पे कोई कोर्स करेक्शन कर लें। देखिए, एक बात तो क्लियर है कि तेजस्वी की चली है, आरजेडी की चली है, क्षेत्रीय पार्टियों की चली है। महागठबंधन में तेजस्वी अपना चेहरा कबूल करवाने में कामयाब रहे हैं। साथ ही मैनिफेस्टो भी उन्होंने पहले ही जारी कर दिया, एक दिन पहले ही मैनिफेस्टो दे दिया। इसमें अगर आप देखें, अभी आपने दूसरा सवाल किया था सीएम फेस का कि क्या ये चक्रव्यूह के तौर पे महागठबंधन का चक्रव्यूह जो एनडीए को फांस सके, ये है क्या? एनडीए ने बहुत क्लियर मैसेज दिया है। ठीक है, आप पुरानी कुछ बातें अगर उठाना चाहें और वो याद दिलाएं लोगों को तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एनडीए ने जब से चुनाव ने पेस पकड़ा है, एनडीए ने ये बहुत साफ किया है कि नीतीश के चेहरे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सीएम मुख्यमंत्री कौन होगा ये हम आगे तय करेंगे, लेकिन चेहरा अभी तक नीतीश हैं। बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है कि वो कभी भी, मतलब आप पिछला कोई भी चुनाव उठा के देख लीजिए कि वो अनाउंस नहीं करती है कि सीएम हमारा यही होगा। वो हमेशा ये कहती है कि सीएम विधायक दल मिल के तय करेंगे। हाँ, इनकी अगुवाई में हम चुनाव लड़ रहे हैं, इनके चेहरे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। वही हाल अभी भी है कि नीतीश के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि एक अमित शाह की पुरानी एक बाइट है 2023 में, उन्होंने 2023 या 24 में उन्होंने कहा था कि भाई बिहार में अगला सीएम बीजेपी का होगा। ये पुरानी बात है, लेकिन अभी अब जब गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, सीएम कौन होगा ये जो भी नतीजे होंगे विधायक दल बैठ के तय करेगा, जिसकी जितनी सीटें होंगी उस हिसाब से। ये आपको इतना सिंपल लग रहा है क्या कि अगर बीजेपी, मैं तो बस ये समझना चाह रहा हूँ, बीजेपी की सीट्स जाहिर सी बात है कि जेडीयू से बहुत ज़्यादा आने वाली है, इस स्थिति में अगर ऐसा होता है मान लीजिए, तो क्या आपको लगता है कि सीएम के ऐलान के लिए इतना सिंपल होगा नीतीश के नाम का ऐलान? अब वो सिंपलिसिटी नहीं है। आप 2020 तक का सिनेरियो कुछ और था, लेकिन अब वैसा नहीं है कि नीतीश की सीटें 40 हों और बीजेपी की 70 हों तब भी सीएम नीतीश रहेंगे, ये नहीं है। ये मैंने पहले भी एक अपने पिछले 2-3 वीडियो में मैं ये कह चुका हूँ कि बीजेपी अब तय करेगी कि जिसकी जितनी संख्या हो रही है उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन होगा। तो बातें हो गई कुछ नहीं, देखिए एक सवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही जुड़ी हुई बातें कर लेते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, वो भी सही नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अशोक गहलोत बोलते हैं तो वो स्थानीय मुद्दे को छोड़कर देश में हालात बहुत खराब हैं, देश की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक खास तबके को टारगेट किया जा रहा है। तो ये डीरेल क्यों हो रहे बार बार? कांग्रेस के साथ दिक्कत यही है कि कांग्रेस शुरू करती है एक पटरी पे चलने की, लेकिन वो डिरेल हो जाती है। भाई आप बिहार में चुनाव लड़ने गए हैं, आप बिहार को लेके गठबंधन का ऐलान कर रहे हैं, आप बिहार में सीएम फेस पे बात कर रहे हैं, तो आप बिहार की चीजें, अरे आपको हर जगह लोकतंत्र ही खतरे में दिखाई देता है, आपको हर जगह संविधान ही खतरे में दिखाई दे रहा है। भाई आप बिहार पे बात कर रहे हैं, बिहार की बात कीजिए ना। आप 35-40 साल से सत्ता से बाहर हैं बिहार में, 35 साल तो हो गए, 1990 से आप सत्ता से बाहर हैं। आपके पास ग्राउंड लेवल पे जी 20 साल से सरकार किसकी है? एनडीए की है, नीतीश की है। लेकिन बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार में तमाम कमियां हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एनडीए के जो नेता अभी भी प्रचार के लिए जा रहे हैं वही कह रहे हैं कि बिहार में सड़क नहीं है, बिहार गड्ढे में है, बिहार में भ्रष्टाचार है, बेईमानी है। सरकार किसकी है साहब? किससे सवाल पूछ रहे हैं? किससे सवाल पूछ रहे हैं? विचार करने वाली बात है ना। तो मतलब ये अजीब विरोधाभास है कि हमारी सरकार है और जैसे केंद्र में नेहरू याद आते हैं हर बात पे। एक आखिरी सवाल प्रभात जी से, ये एक बड़ा सोशल मीडिया में बड़ी चर्चा, और मैं जब भी बिहार के लोगों से बात करता हूं तो हर दूसरा आदमी ये बात कह रहा होता है, और वो बात ये है कि साहब ये जेडीयू जब ये तय होगा ना कि कौन सीएम बने, उसमें पता है बोला ये जाता है कि जेडीयू के बड़े सारे नेता हैं जो बीजेपी के साथ क्लोज कांटेक्ट में हैं और वो आखिरी में जो है सीएम तय करने में बड़ा गेम प्ले कर देंगे। ये क्या बिहार का खेला है? ये आप ही ज्यादा बेहतर बता सकते हो बिहार से। आप बिहार से हो, मैं तो महाराष्ट्र से हूँ। ये आपके स्टेट का फॉर्मूला जो है ना बिहार में तैयार हो रहा है। दूसरी चीज जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, बिहार की लड़ाई, जो इस बार की जो सियासी लड़ाई है ना, वो परसेप्शन की लड़ाई है। परसेप्शन की लड़ाई वो तेजस्वी के लिए भी है, परसेप्शन की लड़ाई वो कांग्रेस के लिए है, जेडीयू के लिए और बीजेपी के लिए है। बीजेपी 2005 से, या आप उससे पहले से भी कह लीजिए कि सन 2000 के चुनाव से बीजेपी जो है वहाँ
फाइट कर रही है और मतलब नतीजे भी कई बार चेंज हुए हैं भाई। एक टाइम था 2010, आप देखिए कि 105 सीटें नीतीश की थी, 91 सीटें इनकी थी, 206 सीटें, मतलब वो बीजेपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है बिहार में। तो इस बार भी ये परसेप्शन की लड़ाई है। तेजस्वी को लेके, तेजस्वी को अपना एक परसेप्शन देना है कि भाई मैं मतलब जो मेरा बैगेज है वो पुरानी बात हो गई, आप छोड़ दीजिए। तेजस्वी को अगर आप 2015 से लेके 25 तक 10 साल हो गए, आप अगर देखें तो तेजस्वी में मैच्योरिटी आई है, तेजस्वी मैच्योर हो रहे हैं और वही अब परसेप्शन उनको एक देना है पब्लिक के बीच कि भाई क्या है, मैं यूथ हूँ। अच्छा, तेजस्वी ने कभी आप पिछला उठा के देख लीजिए उनका कि कोई जाति धर्म और इसकी बात वो नहीं कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात, नौकरी, महिलाओं की बात। कौन कर रहा है जाति धर्म की बात? नहीं, मैं कहना कुछ नहीं चाह रहा हूँ राजन, आप अपने शब्द मुझे मतलब मेरे कंधे पे मत रखिए, मेरी जुबान में मत रखिए। मुद्दों का छेड़ा है तो फिर कल तेजस्वी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घोषणा पत्र जारी किया जिसमें महिलाओं को, युवाओं को मुख्य तौर पर टारगेट पर लिया है। महिलाओं के लिए माँ बेटी योजना का जिक्र किया उन्होंने। आंगनबाड़ी की जो दीदी हैं, वर्कर्स हैं, उनको सरकारी नौकरी देने की बात कही उन्होंने कि उनको सरकारी दर्जा दे दिया जाएगा, 10 से 30 हज़ार रुपये उनकी सैलरी हो जाएगी। वहीं जो संविदा पे काम कर रहे हैं उनकी नौकरी स्थायी कर दी जाएगी। तो ये उनके वायदे काम करने वाले हैं। हर एक परिवार में सरकारी नौकरी। जेडीयू ने तो साफ कहा कि सब कुछ हवा हवाई है, कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, आप जेडीयू भाई पॉलिटिकल पार्टी है, राइवल है, वो जो भी कहना चाहे वो स्वतंत्र है, कह सकती है। लेकिन आप जो ये कह रही हैं ना कि भाई घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र में वादे सारे लोग करते हैं, वो हाँ चांद तारे तोड़ लाएंगे, लेकिन वो धरातल पे उतार पाना, आप अभी सत्ता से बाहर हैं, आपको इन सब के बीच आपको एक रोड मैप भी देना होगा कि इसके लिए जो खर्च आ रहा है, जो माँ बेटी योजना के लिए जो बात हुई या जो जीविका दीदियों की बात हो रही है, जीविका दीदियों पे ही 39,000 करोड़ का बजट चाहिए। कहाँ से लाएंगे पैसे? आप पहले रेवेन्यू जनरेशन की तो बात कीजिए कि रेवेन्यू आप कहाँ से जनरेट करेंगे, आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं, न इंडस्ट्री है, न माइनिंग है, न फॉरेस्ट लैंड है, तो आप रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे? बिहार के साथ ये सबसे बड़ी दिक्कत है। एक्साइज ड्यूटी से आपको एक रेवेन्यू आता था, आपकी स्टेट में शराबबंदी है, तो आप रेवेन्यू लाएंगे कहाँ से? बनाएंगे ये नारा आज भाई बिहार में बिहार की हालत ये है कि आधा बिहार सूखे से परेशान, आधा बिहार बारिश और बाढ़ से परेशान। बात ये है, चुनावी राजनीति है और हर दल चुनाव से पहले क्या कहते हैं, गुलगुले छोड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लेके तो ये जुमले और इनकी आप वादे करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपके वादे हैं, अब ये धरातल पे कितने उतरते हैं, कितना सक्सेस होता है, ये देखना है। मैं बैठ जाऊँ अभी। आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा महागठबंधन के लिए। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई जिसका इंतजार था। सुबह भी बहुत ज़्यादा खींचतान और एक लंबी चर्चा के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस संपन्न हो गई। 2 दर्जन लगभग नेता दिखे मंच पर। तेजस्वी सीएम फेस बन गए महागठबंधन के। मुकेश सहनी जो मांग रहे थे उन्हें भी दे दिया गया, डिप्टी सीएम फेस उन्हें भी बना दिया गया। साफ हो गई है कि महागठबंधन में अब हर कोई आके नहीं कह सकता कि मैं भी मुख्यमंत्री हूँ। मुख्यमंत्री अब एक ही है महागठबंधन में, मुख्यमंत्री पद का चेहरा। तेजस्वी के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई। डिप्टी सीएम का चेहरा एक ही है, तेजस्वी की जिम्मेदारी बढ़ी है। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से कोई दूसरा डिप्टी सीएम आता है कि नहीं। आज जो ये अभी घोषणा हुई है जो गहलोत साहब ने की, उसके बाद ये इनका जो विश्वास है आसमान पे दिखाई दे रहा है। तेजस्वी ने कह दिया है कि हम खरे उतर कर दिखाएंगे, जैसे रिजल्ट आ गए हों। आज के अनाउंसमेंट के बाद मेरे मन में तो सिर्फ यही विचार है कि क्या महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला बिहार में होने वाला है और क्या नीतीश कुमार उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे या कुछ खेला हो जाएगा। तो मयंक की नजर एनडीए पर है। एक याद आता है 1998 या 99 का लोकसभा चुनाव था। उस समय लालू जी से पूछा, पहले पत्रकारों ने पूछा, लालू जी दावा करते थे कि सारी 54 की 54 सीटें जीतेंगे। भाई उस समय झारखंड अलग नहीं हुआ था। नतीजों के बाद जब गए, नतीजे वैसे नहीं थे कि 54 की 54 जीते। जब गए पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप तो कह रहे थे कि 54 की 54 जीतेंगे, तो लालू जी ने बड़े मजाकिया अंदाज में कहा, तो क्या कहते कि सब हार जाएंगे। भाई दावा है, दावा है, 54 सीटें हैं। अब तेजस्वी भी कह रहे हैं कि हाँ हम मुख्यमंत्री बनेंगे, पहले ही क्या हार मान लें वो। देखिए
प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमारी नज़र थी, वहाँ क्या हुआ हमने उसे देखा समझा। अरुण सर भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, रिएक्शन पहला, तेजस्वी सीएम फेस अनाउंस हो गए हैं महागठबंधन। तेजस्वी यादव के पास मतलब कांग्रेस और दूसरे लोगों के पास तेजस्वी यादव के अलावा विकल्प था ही नहीं। मतलब ये जो कंफ्यूजन, यही गलत किया इन्होंने। नहीं, कन्फ्यूजन नहीं, एक सबसे इम्पोर्टेंट ये हुआ है कि अभी जो डायरेक्शन लेस लग रहा था इलेक्शन, वो अब उसकी एक डायरेक्शन आई है। और एक बार जो है पहले डिफेंसिव में बीच में लगने लगा था कि ये महागठबंधन डिफेंसिव मोड पर है, लेकिन अब तेजस्वी के आने से उन्होंने ये बता दिया है कि हम पूरे एग्रेशन के साथ चुनाव मैदान पर हैं। और ज़्यादा देर नहीं कर दी इन्होंने। देर और जल्दी कुछ नहीं होता। चुनाव में देर और जल्दी क्या होगा? अगर जीत जाएंगे तो कहेंगे कि सही टाइम पे किया है, अगर नहीं जीत पाए, नतीजे कुछ और आए, थोड़ी देर कर दी, तो बोले कि देर कर दी। जैसे लोकसभा के दौरान। हाँ, एनालिसिस तो हमेशा ऐसे ही होते हैं। लोकसभा के दौरान भी यही हुआ कि कंफ्यूजन में रहे इंडिया गठबंधन वाले, इंडिया ब्लॉक वाले, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। नहीं, नुकसान और उसका एनालिसिस तो बाद में होता रहता है, कई बार टाइमिंग का खेल होता है। अब इसमें यह है कि अगर कन्वे कर पाए होंगे तेजस्वी के नाम पे, अगर वोट पड़ने होंगे तो बहुत सही फैसला है। और अगर ये, क्योंकि बाद में एनालिसिस ये भी होता है ना कि मुद्दे नहीं थे सही, या ये इनको ऐलान न करते तो ज़्यादा अच्छे से लड़ते लोग। तो एनडीए पे प्रेशर होगा कि वो भी अपना चेहरा तो बता रहे हैं, लेकिन सीएम कैंडिडेट कौन होगा ये भी बताएं। नहीं, एनडीए तो अब अपना घोषित कर ही चुका है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि वो इवन जो गृह मंत्री के बयान के बाद जो विवाद हुआ था, तो गृह मंत्री ने दोबारा साफ कर दिया है कि हम नीतीश कुमार की अगुवाई में जा रहे हैं। जीत गए तो नीतीश कुमार, हार गए तब तो फिर हारने का तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। मयंक को सबसे ज्यादा यही चिंता थी। मयंक, जवाब मिला क्या? मैं तो हाँ, देखिए इसमें बस सवाल यही है कि जो महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला जिसकी जिक्र होता है कि ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला फिलहाल, जैसा सर ने कहा कि अभी फिलहाल तो इस बारे में एनडीए की तरफ से साफ है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन सोशल मीडिया में तो आप जानते ही कि चर्चा का बाजार हमेशा गर्म ही होता है, कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद। तो मैं यही वाइंड अप कर रही हूँ। देखिए, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, अब और ज़्यादा तेज़ी के साथ महागठबंधन के कैंडिडेट मैदान में होंगे और अब असल लड़ाई शुरू होगी, ये कहा जा रहा है। एनडीए और महागठबंधन के साथ साथ महागठबंधन के अंदर की लड़ाई भी अब खुलकर होगी।